गुज़िश्ता क्लिप में आपने सुना कि मौसूफ देविका रानी की इस्तदा पर उसकी फिल्म कंपनी में मुलाजिम हो गए। अब आगे सुने। इसी दौरान देविका रानी की जानिब से बॉम्बे टॉकीज में मुलाजमत की पेशकश हुई तो वो उनके साथ वाबिस्ता हो गए और बतौर इंचार्ज स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करने लगे। यहाँ उनकी तनख्वाह 1500 रुपए मुकर्रर हुई थी, लेकिन यहाँ भी दिल ना लगा और साल भर बाद इस्तीफा देकर खुद अपनी फिल्म कंपनी बना ली। नाम रखा मॉडर्न थिएटर। 2 फिल्में तैयार की, सराय के बाहर और राख। दोनों फिल्मों में हीरो का रोल अपने छोटे भाई महेंद्र नाथ को दिया था। फिल्म और हीरो दोनों नाकाम हो गए। बाद में महेंद्र नाथ ने अफसाना निगारी में बड़ा नाम कमाया। फिल्मों की नाकामी ने कर्जों के बोझ तले दबा दिया था। तंगी हालात और ज़हनी इंतशार के बाइस वो बम्बई छोड़ने पर मजबूर हो गए और 1960 में दिल्ली कूच कर गए। 1961 में महारानी साहिबा जहांगीराबाद के नैनीताल वाले बंगले में 7 मार्च के रोज कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लामी नाम वकारुल मुल्क रखा गया। वहीं नाबग़े रोजगार इंशा परदार रशीद अहमद सिद्दीकी की मुतलका बेटी से निकाह पढ़वाया। किशन चंद्र की एक बेटा और 2 बेटियां थीं, जबकि रशीद अहमद सिद्दीकी की बेटी अपने साथ एक बेटा लेकर आई थी। इन दोनों का इश्क अरसे से चल रहा था। इश्क ऐसा था कि दोनों तरफ से मुतालबात थे। कृष्ण का मुतालबा था कि वो शौहर से तलाक ले और सलमा का मुतालबा था कि ये 21 साला रफाकत को तज कर बीवी को तलाक देकर मुसलमान हो जाए। दोनों ने शराइत पूरी कर दी और एक दूसरे को पा लिया था। अब नई जिंदगी को शुरू करने के लिए बम्बई वापस आ गए। फिल्मों के लिए तगदू करने लगे। 23 नवंबर 1967 को पहला दिल का दौरा पड़ा, मगर बर वक्त इलाज से आफाका हुआ। वो फिर से कारेज़ारे ज़ीश्त में गुम हो गए। 1968 में स्विट्जरलैंड नेहरू अवार्ड मिला। 1977 को बम्बई में 64 साल की उम्र में 32 अफसानी मजमूए और 48 नॉवेल, 2 ड्रामे, 11 बच्चों की किताबें, 2 रिपोर्टाज का खालिक अपनी खालिक़े हकीकी के पास चला गया। मौत के बाद आखिरी रसूम के वक्त जो तनाज़ा उठा, उससे हिंदू मुस्लिम फसाद हो सकता था। इसलिए दूसरी बीवी सलमा सिद्दीकी ने पहली
बीवी से होने वाली औलाद को लाश सौंप दी। नतीजतन कृष्ण चंद्र जैसे अजीम भिखारी को मुसलमान हो जाने के बाद भी चिता में जला दिया गया। कृष्ण चंद्र की हालात जिंदगी आपने सुनी। अब एक और बड़ी शायर की नहायत कम अल्फाज में हालात जिंदगी सुने, इतने कम अल्फाज में कि इसी वीडियो में उनकी पूरी हालात जिंदगी आ गई। और पहचानने की कोशिश करें कि इस शायर का नाम क्या है। आप इस चैनल पर आए हैं तो ये साबित है कि आप अदब के कदरदान हैं, वरना नाच रंग के, ड्रामा, तमसील के चैनल पर जाते। यहाँ तो सिर्फ अदब परस्त आते हैं। और हाँ, अगर आप अदब परस्त हैं तो ये ड्यूटी भी आपकी है कि उर्दू के सिंथ सुखन की तरजीह के लिए खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि दोस्तों को भी मशवरा दें कि वो सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल मजबूत हो सके। सब्सक्राइब का लाल बटन दबाने के बाद याद से घंटी का बटन जरूर दबाएंगे। 1301 हिजरी के जिल-हिज्र के आखिरी तारीखों में से किसी एक तारीख को अजीमाबाद पटना के मोहल्ला मुगलपुरा के नवाब प्यारे साहब के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। घराना नवाबीन का था और नवाबीन के यहाँ तकरीब बहरे मुलाकात का बड़ा चलन था। कई रोज तक महफिल का सिलसिला जारी रहा। जब वो बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उसे मौलाना मोहम्मद सईद हसरत अजीमाबादी के मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए बिठा दिया गया ताकि वो दीनी तालीम हासिल कर सके। कुरान पाक खत्म कर ली। कुछ और बड़ा हुआ तो मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल में दाखिल कराया गया। वो इतना ज़हीन था कि हर जमात में अव्वल आता, इनाम, तमगे और वजीफे हासिल करता। मिडिल और मैट्रिक के इम्तिहानों में भी उसने इम्तियाजी नंबर हासिल किए। 1903 में मजीद तालीम के लिए उसे कलकत्ता भेज दिया गया और उसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस पास कर लिया। शायरी का शौक तो बचपन से था और मौलवी सैयद अली जान बेताब अजीमाबादी से इस्लाह लिया करता था। एंट्रेंस करने के बाद उसने खान बहादुर मौलाना सैयद अली मोहम्मद शाद अजीमाबादी से इस्लाह लेनी शुरू कर दी। शाद अजीमाबादी का उस वक्त अदब में तूती बोलता था, असातिज़ा में शुमार होता था। उनका अक्स उसकी शायरी में भी आने लगा, मगर शायरी में बहुत निखार पैदा हो गया। 1904 में उसने कलकत्ते का रुख किया और मटिया बुर्ज
میں قیام کیا. وہاں اسے مرزا محمد مقیم بہادر، سلطان عالم مرزا، واجد علی شاہ کے نواسی کے مرشد زادوں کا معلم بنایا گیا. اب وہ معمولی نواب نہیں تھے، ادب میں ایک مقام بنا چکے تھے، اس لیے لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور وہ معروف ہوتے چلے گئے. محمد یعقوب علی مرزا اور محمد یوسف مرزا کو تعلیم دینے کے دوران ہی انہیں بیماری نے آ گھیرا. زبردست قسم کا بخار ہوا تھا، میعادی بخار. تب کی حالت یوں تھی کہ کئی رضائیاں اوڑھائی جاتی، تب جا کر سردی کا احساس کم ہوتا. ایام علالت میں ہی رخت سفر باندھ لیا اور عظیم آباد لوٹ آئے. لیکن یہاں بھی طبیعت کی گرانی کم نہ ہوئی تو 1905 میں لکھنؤ منتقل ہو گئے. لکھنؤ کی رنگینیوں نے اثر دکھایا اور طبیعت میں بشاشت لوٹ آئی. ادبی محافل اور دیگر دلچسپیوں نے پوری طرح سے اصیل کر لیا. شعر گوئی کی شہرت پھیلنے لگی تھی، احباب کا حلقہ وسیع ہوتا چلا گیا. اب ایک ہی کام تھا، تھوڑے دنوں میں عظیم آباد آتے اور جائیداد کا کچھ حصہ فروخت کرتے اور واپس لکھنؤ چلے جاتے. وہاں بے فکری کی زندگی گزارتے. اسی دوران ایک رشتے دار نواب بننے صاحب موج عظیم آبادی اپنے علاج کے سلسلے میں لکھنؤ آئے. انہوں نے جو یہ لاؤبالی پن دیکھا تو فکر میں پڑ گئے. بڑی مشکلوں سے انہیں شادی پر راضی کیا اور 1913 میں حکیم مرزا محمد شفیع صاحب کی بیٹی سے شادی کرا دی. اب جو ذمہ داریوں کا بوجھ کندھوں پر آیا تو معاش نے آ گھیرا. کچھ عرصہ تو ادھر ادھر وقت گزارا، پھر وہ حیدرآباد دکن چلی گئی اور وہاں سب رجسٹرار کے عہدے پر فائز ہوئی. اب وہ ادبی دنیا میں ایک نمایاں مقام بنا چکے تھے، مگر مزاج کی تیزی میں کمی نہیں آئی تھی. 1945 میں حیدرآباد سے بھی لڑ بھڑ کر واپس لکھنؤ آ گئے کہ وہاں بھی مزاج نہ ملا. مزاج کے تیز جو تھے، مزاج کی تیزی کی وجہ سے ادب میں انہیں وہ مقام نہیں ملا جس کے وہ حقدار تھے. یہ یگانہ روزگار شخصیت ادبی دنیا میں یگانہ چنگیزی کے نام سے پہچانی جاتی ہے.